क्या नीतीश कुमार के वोट बैंक को मजबूत करने वाला K2 फॉर्मूला दरक रहा है? क्या राजद लगातार जेडीयू के इस 2 दशक पुराने फॉर्मूले में सेंधमारी कर रही है? क्या एनडीए को इस सेंधमारी से होने जा रहा है बिहार चुनावों में बड़ा नुकसान? और आखिर क्या है भाजपा का इस सेंधमारी को रोकने वाला खास K3 फॉर्मूला? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। बिहार की सियासत में एक बार फिर से राजनीतिक दलों के जातीय समीकरणों ने सूबे की चुनावी आबो हवा को गर्म कर दिया है। नीतीश कुमार का पुराना K2 फॉर्मूला यानी कुर्मी और कोयरी समुदाय का समीकरण या पूर्व में कहा जाने वाला लव कुश समीकरण पिछले कुछ सालों से दरकता दिख रहा है। कभी जेडीयू के साथ खड़े रहने वाले कोयरी समुदाय का अब नीतीश कुमार से मोहभंग होता दिख रहा है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐसा नजर भी आया है। तो चलिए, आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे जेडीयू के दरकते इस K2 फॉर्मूले की। हम बात करेंगे आखिर क्या है ये K2 समीकरण और आखिर क्यों 2 दशक पुराना यह सियासी समीकरण अब जदयू के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोयरी समुदाय का नीतीश कुमार से मोहभंग होने लगा है। मैं आपको बताऊंगा कि राजद कैसे इस वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है और भाजपा का इस सेंधमारी पर अंकुश लगाने के लिए क्या है K3 प्लान। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए, अब मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं बिहार की सियासत में एनडीए की एक नई रणनीति के बारे में, जिसकी मदद से वह एनडीए के जनाधार में सेंधमारी पर रोक लगाने की जुगत लगा रही है। आखिर क्यों जदयू का मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाला कुर्मी के साथ कोयरी समुदाय पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार से नाराज है? इस पूरे सियासी समीकरण के बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दे दूं। असल में 2 दशक पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव के MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को तोड़ने के लिए अपनी K2 यानी कुर्मी और कोयरी समीकरण को साधा था। इसी के दम पर नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत में लालू यादव को चुनौती दी और सुशासन बाबू की छवि बनाई। बता दें कि करीब 2.5 दशक पहले नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कुर्मी और कोयरी समाज को लेकर एक बहुत बड़ी रैली की थी। इसमें कुर्मी और कोयरी समुदाय को लवकुश कहा गया। इस रैली के बाद ही नीतीश कुमार को लालू का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाने लगा। पिछले 2 दशक तक यह समीकरण मजबूत रहा, लेकिन अब कोयरी समाज में नाराजगी बढ़ने लगी है नीतीश कुमार को लेकर। असल में पिछले 2 दशक से इस K2 यानी कुर्मी और कोयरी समुदाय को अपने साथ रखते हुए नीतीश कुमार लगातार सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से आवाज उठ रही है कि नीतीश ने कुर्मी समाज को बहुत कुछ दिया, लेकिन कोयरी के लिए कुछ खास नहीं किया। आवाजें उठ रही हैं कि महज 2.5% वाला कुर्मी समाज कैसे इतने लंबे समय तक 5% जनता वाले कोयरी समाज पर राज कर रहा है। समाज के लोगों में इस बात को लेकर पिछले कुछ सालों में नाराजगी है। यही कारण है कि 2020 के विधानसभा चुनावों में नीतीश के पास से उनका कोयरी वोट बैंक छिटकने लगा और 2024 के लोकसभा चुनावों में इस समुदाय ने दूरी बनाकर जेडीयू को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया। असल में नाराज कोयरी समाज के लोगों का कहना है कि कुर्मी समाज ने लगातार 2 दशक तक राज किया और कोयरी समाज को अपना पिछलग्गू बनाया हुआ है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इसका असर साफ दिखा। विधानसभा चुनावों में कुशवाहा समाज के 16 विधायक चुनकर सदन में आए। इनमें 3 बीजेपी से थे, 4 जेडीयू से, 4 राजद से थे और 5 वाम दलों से। यानी एक समय नीतीश कुमार की जदयू का कहा जाने वाला यह समुदाय अब बिखर चुका था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि कोयरी समुदाय का जदयू से अलग होने का नुकसान नीतीश कुमार को हुआ है और आगे भी उन्हें यह नुकसान उठाना पड़ेगा। यह बात सच भी साबित हुई जब 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज ने जदयू से दूरी बनाई और जेडीयू के वोट बैंक में गिरावट दर्ज हुई।
2024 के लोकसभा चुनावों में कुशवाहा वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए महागठबंधन ने 7 नेताओं को टिकट दिया था। एनडीए की ओर से जदयू से 3 उम्मीदवार उतारे गए, जबकि एनडीए में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा खुद भी सियासी रण में उतरे। लेकिन उस दौरान चौंकाने वाला एक घटनाक्रम यह हुआ कि जदयू को छोड़कर राजद में जाने वाले अभय कुशवाहा को लालू ने औरंगाबाद से टिकट दिया और उनके जीत हासिल करने पर लालू ने उन्हें संसदीय दल का नेता भी बना दिया। लालू ने ऐसा करते हुए कुशवाहा समुदाय पर डोरे डालने का क्रम शुरू किया और आगे कोयरी समाज के नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ते हुए उन्हें आगे भी बढ़ाने पर जोर दिया। लालू प्रसाद यादव की इस काउंटर रणनीति को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किए। जहां नीतीश कुमार ने शाहबाज से बड़े कुशवाहा नेता भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद की खाली हुई सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ आने पर चुनाव हारने के बावजूद राज्यसभा में भेज दिया। इतना ही नहीं, कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के पद पर बिठाया। लेकिन क्या यह कदम नाराज कोयरी समाज को वापस ला पाएगा? इन सवालों को ध्यान में रखते हुए और नीतीश कुमार की सत्ता की पकड़ वाले K2 समीकरण में दरार पड़ती देख भाजपा ने खेला अपना K3 वाला दांव। K3 यानी 3 बड़े चेहरे, धर्मेंद्र प्रधान जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और बिहार चुनाव प्रभारी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी नेता हैं, यूपी से आते हैं, और तीसरा चेहरा CR पाटिल जो महाराष्ट्र के कुर्मी कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। असल में नीतीश कुमार के इस दरकते K2 समीकरण को भांपते हुए भाजपा ने अपनी ओर से इसे अपने पक्ष में करने की जुगत लगाई है। हालांकि नीतीश कुमार K2 समीकरण पर खुद ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दरकते जोड़ों को देखते हुए भाजपा ने बिहार में अपना चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया, जो ओबीसी समुदाय से ही आते हैं। यही वह वर्ग है जिसे नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक कहा जाता है। भाजपा धर्मेंद्र प्रधान के जरिए कुर्मी समुदाय के सियासी समीकरण अपने पक्ष में करने की जुगत में है। वहीं अगर K2 की बात करें तो बिहार में सह प्रभारी बनाए गए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी में भाजपा का बड़ा ओबीसी चेहरा है। यूपी चुनावों में भाजपा ने उन्हें आगे कर शाक्य, सैनी, कुशवाहा और मौर्य समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने की रणनीति बनाई थी। कुछ ऐसा ही बिहार में प्लान किया गया है। चलिए अब तीसरे K3 की बात करते हैं। यह K3 है महाराष्ट्र से आने वाले CR पाटिल। वह है तो मराठा समुदाय से, लेकिन उन्हें कुर्मी समुदाय से जोड़कर ही देखा जाता है। ऐसे में बिहार की इस सियासत में जातीय समीकरणों को साधने की जुगत ही भाजपा के लिए उनके पुराने प्रदर्शन को फिर से दोहराने की अहम कड़ी बनेगी। इन तीनों को बिहार के चुनाव से पहले अहम जिम्मेदारी देने के यूं तो कई कारण हैं, लेकिन अगर चंद की ही बात की जाए तो तीनों नेता बिहार के जातीय समीकरणों को भाजपा और एनडीए के पक्ष में करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, उनकी संगठन नियंत्रण और केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल काफी अच्छा बताया जाता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के दरकते K2 समीकरणों को एनडीए के पक्ष में बांधने के लिए ये तीनों नेता एक दमदार रणनीति के साथ भाजपा को अच्छे परिणाम दिलाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण हमेशा से विकास के मुद्दों पर हावी नजर आते हैं। अब भले ही एनडीए विकास के मुद्दों के साथ चुनावों में उतरे, लेकिन वह अपना जातीय समीकरण भी अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिशों में जुटा है। असल में बिहार में ओबीसी में कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, यादव, मल्लाह जैसी जातियां हैं जो चुनावों के नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखती हैं। और अपनी रणनीति के तहत भाजपा इन जातियों के वोटरों को ही अपने साथ बनाए रखने के लिए इन तीनों नेताओं के जरिए सियासी समीकरण साध रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसा मानते हैं कि बिहार में विकास से ज्यादा जातीय समीकरण काम करते हैं। ओबीसी के भीतर कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, यादव, मल्लाह जैसी जातियां नतीजे तय करती हैं। बीजेपी इन वोटरों को साधने के लिए K3 प्लान के साथ मैदान में है। बिहार में हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला सिर्फ विकास बनाम जातिवाद नहीं, बल्कि यह जातीय समीकरणों की नई शतरंज भी है।
जहां नीतीश कुमार का पुराना लव कुश यानी K2 फॉर्मूला दरक रहा है, तो वहीं भाजपा का K3 फॉर्मूला तैयार है। अब देखना है कि 2025 के चुनावों में कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए अपने वोट बैंक को बचा पाएगा या कोई समुदाय की नाराजगी इस बार फिर जदयू के लिए बड़ा डेंट साबित होगी? क्या नीतीश कुमार अपने नाराज लोगों को मना लेंगे या फिर भाजपा का K3 समीकरण इस बार एनडीए को मजबूती देने का काम करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की हमारी रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे ऐसे ही एक मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।